जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंतर्गत क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 जानेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश। चैप्टर नंबर 13 न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, चैप्टर नंबर 16 ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 8 में टोटल ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मिलाकर के 18 चैप्टर है। तो आज का क्लास आपका 16 नंबर चैप्टर होगा, जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और ये भी बता दूं कि क्लास 6 और 7 का पूरी वीडियो साइंस का प्लेलिस्ट में बना दिया गया है एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं, अब सीधे हम प्रकाश को जानेंगे। और प्रकाश के अंतर्गत आप देखते होंगे कि दुनिया का कोई भी सामान जो है जिसे आप देख पाते हैं वो सभी किसी न किसी रूप से प्रकाश के कारण ही दिखाई देता है। तो इन्हीं सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यानी कि वस्तु को आप कैसे देखते हैं और किसके कारण देखते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्र से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो कहता है कि इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित होकर हो सकता है। ठीक है। कह रहा है आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या कह रहा है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। अब आइए हम परावर्तन के नियम को जानेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को आप को देखने की जरूरत नहीं है, परावर्तन के नियम को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 क्रॉस बन रहा है, तो यही क्रॉस जो है परावर्तन के नियम को समझाएगा। क्या, जो देखिए कहता है कि दर्पण से टकराने के बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। क्या है? प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान देंगे, मान लिया जाए ये कोई दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो जो पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम, जो आ रहा है उसे आपतित कहते हैं, और जो वहाँ से टकरा करके जा रहा है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखें, कहता है प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए हम सिर्फ किरण का प्रयोग करेंगे आगे, यानी कि पूरे चैप्टर में किरण शब्द आएगा। किरण शब्द का मतलब है कि आप किरण पुंज के बारे में जानेंगे। आइए, अब यहाँ पर जो है परावर्तित और अपवर्तित किरणों को दर्शाने के लिए एक प्रयोग किया जा रहा है, और उस प्रयोग में आपको दर्पण से टकराना है। दर्पण से जब टकराती है तो कहता है कि उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ से ये आपतित किरण आया, ये परावर्तित हुआ, जहाँ पर ये कटा उसको आपको क्या कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। और ये जो अभिलंब बीच का 90 डिग्री का होता है ये कहलाता है अभिलंब। और कह रहा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब, ध्यान देंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नहीं समझे? आप यहाँ देखिए, माना जाए ये आपतन कोण है और ये टकरा करके यहाँ आ गया परावर्तन कोण। इसके बीच में जो है 90 डिग्री का अभिलंब बना, तो ये अभिलंब और ये आपतन कोण, इन दोनों के बीच को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए प्रवर्तन कोण और आपतन कोण क्रम संख्या से लिखना है, जो आपके काम का नहीं है। करे कि यह देखा जाता है कि आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होता है या प्रवर्तन के नियमों में से एक है। तो ये याद रखेंगे, ये प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रवर्तन के दो नियम में से एक नियम ये है कि आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण अगर 180 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 180 डिग्री ही होगा। ये क्या है, साइन आई बटा साइन आर वाली एक नियम को फॉलो करेगा, जिसमें क्या है, आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। अब बूझो है, कह रहा है यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होगा। तो ये इसको जानने का प्रयोग करें तो क्रियाकलाप आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना देखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये याद रखना है। कह रहे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण ये सभी इसी तल पे होते हैं, यानी कि एक ही तल पे होते हैं। तो ये दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण ये सभी एक तल पर होते हैं। प्रवर्तन के अन्य नियम है, यानी कि प्रवर्तन के दो नियम। पहला नियम ये था कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। समझ गए, ये है प्रवर्तन के दो नियम। अब आगे क्या है, तो कह रहा है कि इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपक्रम का उपयोग करके किस के भी किया जा सकता है। यह उपकरण राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। ये सब आपके जानने के लिए नहीं है, इधर का सवाल आपको कुछ करना नहीं है। आप यहाँ देखो, करा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये है आपका दर्पण, यहाँ से A और C ये दो किरण आया, ये टकरा के इधर गया, यहाँ गया, और कुछ जो है ये इधर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कह रहा है कि क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में I पर नहीं मिलती, ध्यान देंगे I पर, यहाँ पे नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। बिंदु O का, यानी कि ये जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, I पर। ये पूर्ण रूप से नहीं बनता, लेकिन आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर। करें आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप अपना चेहरा जो है वो दर्पण में देखेंगे, तो दर्पण में जब आप देखेंगे तो अगर आप दायां हाथ को उठाएंगे तो दर्पण में आपको बायां हाथ उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि उल्टा प्रतीत होता है। लेकिन कैसा उल्टा, तो पार्श्व उल्टा, पार्श्व परिवर्तन होता है। अब हम जानते हैं नियमित एवं विस्तृत परावर्तन। नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या है, तो ये देखिए, अनियमित पृष्ठ पर आपतित समानांतर किरणें, जैसे कि कोई इस तरह से पर नियमित पृष्ठ है, उस पर भी जो समानांतर किरणें हैं वो आपतित हो रही है। ठीक है, कहीं पर ना कहीं पर वो समानांतर किरणें आपतित हो रही है। दूसरा कह रहा है कि अनियमित पृष्ठ पर परावर्तित किरणें, अनियमित पृष्ठ है इस तरह से, जब अनियमित पृष्ठ पर पड़ रहा है तो परावर्तित किरणें क्या हो रही है कि वो वहीं से, जहाँ से टकरा रहा है वहीं से टकरा के बाहर निकल रहा है। ज़्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, अपोजिट भी जा रहा है, एक दूसरे को काट भी रहा। ध्यान से समझिएगा, ये पिक्चर ही सारी कहानी बयां कर रहा। क्या कर रहा है, अनियमित पृष्ठ पर आपतित आने वाला जो कि समानांतर किरणें हैं वो तो सीधा सीधा आ रहा है, चाहे पृष्ठ कैसा भी हो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अनियमित पृष्ठ पर परावर्तित किरणें, जो परावर्तित होकर के, यानी कि जो टकरा करके लौटता है, तो आप देख सकते हैं कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट भी सकता है, परावर्तित किरण एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। परावर्तित किरण आपतित किरण के 190 डिग्री का कोण है उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे या नियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। क्या कह रहा है कि जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरी या नियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समानांतर नहीं होती,
ऐसे प्रवर्तन को विषेद प्रवर्तन कहते हैं। विषेद प्रवर्तन क्या है? तो जब अगर समानांतर नहीं होगा तब वो सभी विषेद प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कि याद रखिए कि विस्तृत प्रवर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले प्रवर्तन को नियमित प्रवर्तन कहते हैं। अगर चिकने पृष्ठ पर होगा तो नियमित परावर्तन और अनियमित पृष्ठ पर होगा तो विस्तृत प्रवर्तन कहलाता है। कह रहे हैं कि चित्र 13.8 में नियमित प्रवर्तन का प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि जब ये समांतर है और जब इस पे प्रतिबिंब बन रहा है तो एक पर जो है दूसरे को आगे की ओर काटता है, यानी कि वो अपने ही 90 डिग्री पे रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो समझेंगे कि आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या है? जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। ध्यान देंगे, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये उदाहरण याद रखेंगे। कह रहा है इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। अब यहाँ है बूझो। बूझो के मन में सवाल है कि मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकते हैं? तो हम समझेंगे परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो केश प्रसाधक, यानी कि आप सैलून में जाएंगे, सैलून को हिंदी में क्या बोला जाता है? केश प्रसाधक। ध्यान रखेंगे, केश प्रसाधक। तो यहाँ देखिए ये केश प्रसाधक की दुकान पर दर्पण के पीछे बैठा है। अब आप बस यहाँ पर कह रहा है कि परिदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं और उसके बाद आपको वो चेहरा, आपने अगर कभी गया होगा सैलून वगैरह में तो वहाँ पर आपको दिखाता है। अगर वहाँ डायरेक्ट एक तो कि ऐसे सीधा दर्पण लगा रहता है, एक जस्ट उसके अपोजिट थोड़ा टेढ़ा लगा रहता है ना। तो उससे क्या होता है कि टेढ़ा लगे रहने के कारण पीछे की बाल जो है वो दिखाई देता है। तो हम 2 समतल दर्पण को प्रयोग करके प्रकाश को पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए। फिर है बहुपरिवर्तित। कह रहे आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजनों से में उपयोग करें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जब हम 2 दर्पण को एक साथ रखते हैं तो देखिए बहुत सारा बन रहा है। तो कह रहा है समकोण पर रखे समतल दर्पण में प्रतिबिंब, और ये जो है अनेकों प्रतिबिंब बना सकता है। बस इतना ही याद रखना है। जैसे कह रहा है कि अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न जैसे 45, 60, 120, 80 आदि पर जोड़िए और दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखे। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट करें। यानी कि 45 डिग्री पर कितना बनेगा, 60 डिग्री पर कितना, 120 पे कितना, 180 पे कितना, इसको नोट करना है। तो कह रहा है एक दूसरे के समानांतर रखे समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब, ये समानांतर दर्पण में कुछ ऐसा बनता है। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी यानी कि क्लाइडोस्कोप के भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक क्लाइडोस्कोप बना सकते हैं। यानी कि क्लाइडोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब को बनाने के लिए, बस इतना याद रखना है, अनेक प्रतिबिंब को बनाने के लिए बहुमूर्तिदर्शी यानी कि क्लाइडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बहुमूर्तिदर्शी। तो आप ये देख सकते हैं ये सभी बहुमूर्तिदर्शी है, क्लाइडोस्कोप है। अब यहाँ तक तो कुछ है नहीं। अब यहाँ देखेंगे हम 13.6 सूर्य का प्रकाश यानी कि श्वेत या रंगीन। देखो इसमें जो प्रकाश है ना, प्रकाश में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं। तो सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। तो कह रहा है कक्षा 7 में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं। 13.7 है हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? तो हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। तो आगे अभी थोड़ा दूर इसको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है।
तो क्या है कि हमारे नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, उसके बाद ही हम देख सकते हैं। तो हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह कठोर होता है ताकि ये नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। क्या है? कॉर्निया के पीछे जो एक गहरे रंग की पेशी होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी पहले हमने जाना कॉर्निया, कॉर्निया को हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे पाया जाता है आइरिस जिसे परितारिका कहा जाता है, और आइरिस के अंदर एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है, याद रखेंगे। पुतली के साइज को हम परितारिका यानी कि आइरिस से नियंत्रित करते हैं। परितारिका नेत्र का वह भाग है, ध्यान देंगे, परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात कर रहे हैं। क्या? जब किसी व्यक्ति का, जैसे ऐश्वर्या राय का आप आँख देखेंगे तो थोड़ा भूरापन जैसा, तो यानी कि क्या है? परितारिका यानी कि ऐश्वर्या राय का जो आइरिस है उसके रंग भूरे हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह भी याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका यानी कि आइरिस करता है। तो यहाँ से कौन क्या क्या बात सीखे आप? तो सबसे पहला तो कि कॉर्निया जो कि कठोर और आंतरिक भागों को दुर्घटना से बचाता है। कॉर्निया के पीछे पाया जाता है आइरिस, गहरे रंग का होता है। आइरिस के अंदर एक द्वार पाई जाती है जिसे हम पुतली कहते हैं, और पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। फिर परितारिका जो है वो नेत्र की रंग बताता है, और परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अब ये है आँख, मानव नेत्र, आप इसको देख सकते हैं। कौन कौन से भाग है ये पूछा जाता है। पक्षमाप पेशी, परितारिका, लेंस, कॉर्निया और प्रकाशिक तंत्रिका, ये इतना देखा जाता है। और ये रेटिना है, ये सभी पार्ट जो है किसका है, तो आँख का है। कौन कौन सा नाम याद रख लेंगे? पक्षमाभ पेशी, परितारिका, लेंस, कॉर्निया, रेटिना और प्रकाशिक तंत्रिका, ये सभी होता है। अब आगे बढ़ें तो आगे यहाँ कह रहा है कि पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। क्या है? पुतली के पीछे कहता है, आइए देखें है या कैसे होता है, तो ये ऐसा होता है। उसके बाद कह रहा है कि पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा होता है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? स्मरण करिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा है। तो लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि लेंस जो है प्रकाश को आँख के पीछे जो फोकस करता है उस परत को हम रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। क्या है? तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 भाग आप याद रखेंगे। कौन कौन सा? तो पहला कि शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। 2 होता है, एक शंकु और एक शालाकाएं। तो शंकु जो है तीव्र प्रकाश के लिए आसान करता है, और शालाकाएं जो है मंद प्रकाश के लिए काम करता है। तो शंकु तीव्र प्रकाश को अच्छा बनाता है और शालाकाएं मंद प्रकाश को अच्छा बनाता है। कह रहे इसके अतिरिक्त शंकु रंगों यानी कि वर्णों की सूचनाएं भी भेजता है। जो हम रंग देख पाते हैं वो रंग की सूचना कौन देता है? तो शंकु देता है। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। क्या है? दृक् तंत्रिका और रेटिना के बीच पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होता है, तो दृक् तंत्रिका और रेटिना के बीच के अंधकार बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। अब यहाँ समझें
कह रहा रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। तो ये याद रखेंगे कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव कितना देर रहता है, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। इसलिए कहा जाता है कि आप जो चीज़ को एक बार देखते हैं वो भूलते नहीं, क्योंकि आप उसको गौर से अगर देखते रहते हैं तो अगर 16 सेकंड तक आप उसको देख लेते हैं तब उस चीज़ को आप कभी भूलते नहीं। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई के मामले में भी कि या तो आप रट्टा मार के याद करो या फिर उसको टकाटक देखते रहो। जैसे आप मान लो ये चीज़ को आप देख रहे हो और ये आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, इसको ऐसे एकदम टकाटक एक नज़र देखते रहो और पढ़ते रहो कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलते फिरते अनुभव होगी। तो ये क्या हुआ कि आप एक नज़र एकदम पूरा नज़र गड़ा करके उसको देखते रह गए, तो ये क्या है, वहाँ से भी आपको याद रह जाता है। मैं बहुत बार इस चीज़ का प्रयोग करता हूँ। आइए, कह रहा है उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। चलचित्र मतलब जो आप फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म जो आप पर्दे पर देखते हैं या जहाँ भी देखते हैं आप, तो उसमें जो है आपको जो पिक्चर दिखाया जाता है वो आपके सामने 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड होता है। कितना? एक सेकंड में 24 प्रतिबिंब दिखाए जाते हैं, जो कि 16 प्रति सेकंड। हम एक सेकंड में कितना 16 सेकंड के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर 24 प्रतिबिंब एक सेकंड में दिखाया जाता है। ये याद रखेंगे, 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड आप देख सकते हैं। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती है। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं का स्पष्टता दिख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो दूरी है लगभग 25 सेंटीमीटर है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बदनाम मुन्नी क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। करें कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। यानी कि मोतियाबिंद में क्या किया जाता है, जो अपारदर्शी लेंस होता है उसको हटा के कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अब आते हैं नेत्रों की देखभाल। तो आप नेत्र का देखभाल आप कर सकते हैं, इच्छा हो अगर आपको कैसे, तो इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके पढ़िए कि चश्मा का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा तेज़ धूप, लेजर टॉर्च, ये सभी का प्रयोग करने से बचिए। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं क्या आप जानते हैं। छोटा छोटा दिखेगा लेकिन जानना जरूरी है। कह रहा है कि जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इसके द्वारा केकड़े चारों ओर देख सकता है। केकड़ा जो होता है वो चारों ओर देख सकता है लेकिन छोटा होता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, मतलब सैकड़ों हजारों। यह केवल सामने अथवा पसर में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकता है। यानी कि तितली जो है 360 डिग्री देख सकता है, केकड़ा भी 360 डिग्री देख सकता है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। क्यों? तो यहाँ समझेंगे। कहता है कि उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि केंद्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शालाकाएँ। शालाकाएँ क्या था? जो मंद
प्रकाश को सुग्राही बना रहा था, है ना। आँख के दो भाग पढ़े थे, शंकु और शलाकाएँ। तो शलाकाएँ जो है मंद भाग को प्रभावित सुग्राही बनाता है। तो कह रहा है कि इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। शंकु जो तीव्र प्रकाश को परिवर्तित करता है। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएँ कम होती है। तो ध्यान रखना है, दिन के जो पक्षी होता है उसके नेत्र में शंकु अधिक, शंकु यानी कि तीव्र प्रकाश को सहने की क्षमता दिन के में उड़ने वाले पक्षियों में ज़्यादा होता है और शलाकाएँ कम होता है। आइए, ये सभी जो दिया हुआ है वो आप कैसे नेत्र की सुरक्षा कर सकते हो वो है। फिर कह रहा है कि भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इससे सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूलगोभी तथा हरी सब्जी जैसे पालक तथा कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बार बार पूछा जाता है कॉड लीवर तेल में विटामिन ए। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसा आम और पपीता, आम पपीता भी याद रखेंगे विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। ठीक है, तो ये सभी विटामिन ए की कमी से होने वाला एक बीमारी रतौंधी का नाम दिया गया है। और ये उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, तो कच्चा गाजर, कॉड लीवर तेल, फूलगोभी, हरी सब्जी, पालक, दूध, दही, पनीर, अंडा, मक्खन, फल, आम, पपीता, ये सभी। अब है चाक्षुण विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। इसको बस एक छोटा सा फास्ट में बता देते हैं। कहता है कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी शामिल हैं चाक्षुणी यानी कि दृष्टि संबंधित अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वो अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। आइए यहाँ देखें, चाक्षुणी विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन कौन कौन से। तो अप्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, श्रवण साधन यानी कि श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन यानी कि जो बिल्कुल जन्म से अंधा हो या उसका आँख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उसके लिए कौन कौन से साधन हैं। तो चाक्षुणी साधन, स्पर्श साधन यानी कि छू करके पता लगा लेना, फिर श्रवण यानी कि सुन करके, और इलेक्ट्रॉनिक साधन है। कह रहे चाक्षुणी साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिसमें ब्रेल लेखन पाटी तथा शलाका सम्मिलित है, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। चक्षु मतलब आँख। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाले पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित होते हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं जिनसे उनके संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास यानी कि कॉन्ट्रास्ट तथा प्रतिदीप्त के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्यंत्र विवांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक है। प्रकाशिक साधनों में द्विफोक्सी लेंस, ध्यान देंगे, प्रकाशिक साधनों में द्विफोक्सी लेंस, संपर्शन लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन साधन शामिल होते हैं। प्रकाशिक साधन में द्विफोक्सी लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक और दूरबीन साधन शामिल होते हैं, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुणी सीमाबंध के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनी साधन चौकबोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शकों को देखने के लिए उपलब्ध है। अब आते हैं ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे, ब्रेल पद्धति। आइए, कहता है चाक्षुणी युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। ब्रेल क्या है, तो लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुणी विकृति यानी कि अंधा व्यक्ति थे, ने चक्षुणी युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की थी 1821 में। कब, 1821 में। कह रहा वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल कोड, ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जा सकता है। ब्रेल कोड का प्रयोग करके आप अनेक भारतीय भाषा को पढ़ सकते हैं।
इसमें जो है क्या क्या होता है ब्रेल पद्धति में, तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकीर्ण पैटर्न अथवा छाप होता है, ये याद रखेंगे, पूछा हुआ सवाल है। ब्रेल लिपि में कितने पैटर्न होते हैं? 63 होते हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणीय चिन्ह को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में 2 कक्षा में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। बस इतना ही आप याद रख सकते हैं, बाकी ये सभी उसका साइन है तो आपको जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कुछ और जानकारी पढ़ सकते हैं इसका, लेकिन आपके काम का नहीं। जैसे देखिए, सी के लिए 2 शब्द बनाया है, ए के लिए 1 डॉट बनाया है, टी के लिए ऐसे करके 4 शब्द बनाया है। तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा इसको ऐसे ऐसे पता करके पता लगा लेगा कि क्या लिखा हुआ। प्रैक्टिस करना पड़ता है। करे चाक्षुषी विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। कहाँ से प्रारंभ करेगा? अक्षर से सीखना प्रारंभ करेगा। इसके बाद विशेष छाप एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने तथा की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई। ये है हेलन ए केलर, इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। करे कुछ चाक्षु विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। दिवाकर जो है सिंगर हैं जो अंधा है। जन्म से पूर्णतया चाक्षुनिवृत्ति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद में अपने संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। यह संगीत प्रभाकर के नाम से श्री रविंद्र जैन को जाना जाता है। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो अपना अभी इनको हाल फिलहाल में भारत रत्न भी मिला, करे श्री लाल आडवाणी जो स्वयं चाक्षुनिवृत्ति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो याद रखेंगे, भारत के तरफ से यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर किसने प्रतिनिधित्व किया? तो श्री लाल आडवाणी। ये शायद लाल आडवाणी कोई और है, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है, पता नहीं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को तो आँख की विकृति वाला नहीं देखा गया है। जो भी है नाम याद रखिए। करा अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केलर, ये नाम याद रखना, हेलन ए केलर अमेरिका की हैं। संभवतः सर्वविदित एवं प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला है। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन इनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण की। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में इनके प्रकाशित हुआ था। इनकी पुस्तक है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। किसकी पुस्तक है? हेलन ए केलर का। किसका? हेलन ए केलर की पुस्तक है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये इस प्रकार होता है समाप्त आपका ये चैप्टर नंबर 16। बाकी आप क्या समझे इसमें, प्रमुख शब्द क्या आपने सीखा और ऑब्जेक्टिव करेंगे तो बस 2 मिनट और लगेंगे। प्रमुख शब्द में आपने आपतन कोण, परावर्तन कोण पढ़ा, अंधबिंदु, ब्रेल, शंकु, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, विस्तृत यानी अमित परावर्तन पढ़ा, आपतित किरण, परितारिका यानी आइरिस, बहुमूर्तिदर्शी यानी कि क्लाइडोस्कोप, पासार परिवर्तन, परावर्तन के नियम, पुतली, परावर्तित किरण, परावर्तन, नियमित परावर्तन, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना और शलाकाएं पढ़ा। अब हम जानेंगे आपने क्या जाना वो। तो कहता है प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो उसे नियमित परावर्तन होता है। विस्तृत या नियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन से? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब में पसार परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं, किसी कोण पर हो, चाहे 45, 60, 90, 180 कोई भी हो। बहुलित परावर्तन के कारण कैलेडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग में कॉर्निया जिसे स्वच्छ मंडल कहते हैं, आइरिस जिसे परितारिका कहते हैं, पुतली, लेंस, रेटिना यानी दृष्टिपटल तथा दृक् तंत्रिकाएं होती है। इसको याद रखेंगे। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है जो कि 25 सेंटीमीटर है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुषी विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकता है। चाक्षुषी विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। अब आता है हमारा अभ्यास। अभ्यास में आप क्या देखेंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बस यहाँ देखिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास कीजिए।
तो कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर दूर दिखाई देता है। तो दुगना दूर दिखाई देता है। ठीक है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया है। दायां कान की बात कर रहा है, दाएं हाथ से आप दायां कान को छुएंगे तो कह रहा है कि आप अपने दाएं हाथ से अपने बायां कान को छुइए। ठीक है, बाएं कान को छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया, मतलब अपोजिट हो जाता है। ठीक है, दायां हाथ से बायां दिखेगा, बायां से दायां दिखेगा। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और तेज प्रकाश में पुतली का साइज घट जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रात्रि पक्षियों में के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होता है। एक मिनट नहीं, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या, शलाकाएं जो है ये मंद प्रकाश को ग्रहण करता है, तो शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, कम होगा क्योंकि ये दिन में देखने की नहीं, रात में उसको देखने की जरूरत है, तो शलाकाएं ही ज़्यादा होगी। अब कह रहा है प्रश्न 7 तथा 8 के में सही विकल्प छाटिए। 7वां कह रहा है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर सदैव होता है। फिर कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमेशा ये बनता है, तो इसमें तो हमेशा आभासी रहेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे आवर्धित बिंब के साइज के बराबर तो नहीं, आवर्धित ही बनता है, तो ये बी ही, एक मिनट, हाँ ये नंबर हो जाएगा। समतल दर्पण आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित बनता है। ठीक है, समतल दर्पण आभासी बनता है ना, वास्तविक तो नहीं बनेगा। आगे चलिए, बता दीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ लगेगा तो। और ये इस प्रकार होता है ख़त्म। फिर कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, तो जान लीजिए। कह रहा है नेत्रदान किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यह चाक्षुष विकृति युक्त कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक बहुमूल्य भेंट है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी लिंग का हो सकता है, स्त्री या पुरुष, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है, किसी भी सामान्य बीमारी से पीड़ित हो सकता है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस या बी या सी, जलभित्ति यानी कि रेबीज, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, धनुष्ट स्तंभ यानी कि टेटनस, हैजा, मस्तिष्क शोथ यानी कि इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। तो याद रखेंगे, एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क शोथ यानी कि इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है उसे अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर अपने नेत्र धरोहर रखने होते हैं। अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में उससे अपने निकट संबंधियों को भी सूचित कर देना चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आप एक ब्रेल किट भी दान दे सकते हैं। ठीक है, हाँ तो ये देख लीजिए, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 8 का साइंस समाप्त हो गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में 2 चैप्टर और है, उसे भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बाकी जो आपको यहाँ लिखा है वो आपको करना है। तो कैसा लगा आपको ये सीरीज? यहाँ देखिए टिप्पणी आ गया, मतलब कि अब आपके नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा पेज 2-3 दिए जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा, वो है, यानी कि समाप्त हो गया है क्लास 8 का। लेकिन 2 चैप्टर जो ओल्ड एनसीईआरटी में वो भी हम आपको कराएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथियों में। मिलेंगे चैप्टर नंबर 17 के साथ। अभी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।